क्वेश्चन नंबर पहला सवाल है दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ट्रेजरी बिल क्या होता है और ट्रेजरी बिल से रिलेटेड आप लोगों को स्टेटमेंट बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल। तो पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय द आरबीआई एंड आर यूज्ड इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि जो ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई एंड यूज्ड इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब सरकार को अल्पकालीन तरलता अल्पकालीन पैसों की जरूरत होगी तो ट्रेजरी बिल का यूज करेंगे, राइट। अनमोल दीप कह रहे हैं कि यू आर अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच यार, व्हाई यू सेइंग सो, थोड़ा एलैबोरेट करो, प्रशंसा होने दो भाई ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टी बिल्स आर इशूड ऑन डिस्काउंट टू फेस वैल्यू while the holder gets the face value on maturity। and third है T bills are issued by both central and the state government। तो चलो दोस्तों इसका करते हैं ऑपरेशन और लाते हैं इसको लाइन पर। तो देखो हमने क्या बात करी, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो पता होना चाहिए वो ये कि ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। जब भी मनी मार्केट मौद्रिक बाजार की बात होगी तो इसका मतलब होगा वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 364 दिन से कम तक के लिए। दूसरा, इसको आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आरबीआई से कहता है बेटा इशू करो ट्रेजरी बिल। ये एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है, ये बोरोइंग टूल है, कैसे वो अभी मैं समझा दूंगा आपको। कौन कौन इसको इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन अपना पैसा खरीद लगा सकता है दोस्तों, तो दैट इज बैंक, इंडिविजुअल्स, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी। हमेशा ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पर इशू होता है लेकिन रिडीम्ड होता है पार वैल्यू पर, राइट, पार वैल्यू पर। एंड इसका जो डिनोमिनेशन वो याद रखना, पेपर में पूछा जाता है 25,000 और इट्स मल्टीपल। दोस्तों इस बार के यूपीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था ट्रेजरी बिल के बारे में, और ये मैं कह रहा हूं कि ये 2 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल है। आरबीआई ने कहा 1,70,000 का खरीद लो, 91 डेज बाद हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे। इसका मतलब इशू हुआ एट डिस्काउंट, ये देखो इशू हुआ एट डिस्काउंट लेकिन रिडीम्ड हुआ 2 लाख, दैट इज एट फेस वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। अब जरा एक बात बताओ यार, आरबीआई ने बैंक से 1,70,000 रुपए लिए और वापस बैंक को आरबीआई ने 2 लाख रुपए दिए, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि आरबीआई बोरोड मनी फ्रॉम बैंक फॉर 91 डेज विद द हेल्प ऑफ ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल की सहायता से आरबीआई ने, ठंड तो नहीं लग रही काविंद्र कोहली, ठंड ज्यादा नहीं लग रही, राधे राधे, तो इसका मतलब कि आरबीआई ने बैंक से 91 डेज के लिए 1,70,000 रुपए ले लिए और उसे प्रॉमिस किया, लुक एट द स्क्रीन, उसे प्रॉमिस किया कि हम आपको भाई साहब 91 डेज बाद 2 लाख रुपए दे देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बोरोइंग टूल हो गया। बताओ दोस्तों क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अगर हम इस समय ट्रेजरी बिल की बात करें तो इस समय जो ट्रेजरी बिल है उसका जो टेन्योर है, मतलब किस किस टाइम पीरियड के जो ट्रेजरी बिल हैं, तो वो है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इस समय ये 3 तरीके के ट्रेजरी बिल हमारे इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, ब्याज तो नहीं कहेंगे या इंटरेस्ट नहीं कहेंगे दीप्ति, यहाँ पे हम कहते हैं कि डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, रिडीम्ड फेस वैल्यू पर। इंटरेस्ट वर्ड का यूज कब करेंगे, जब मान लो 2 लाख रुपए आरबीआई लेता और कहता हम 10% इंटरेस्ट आपको 2,20,000 रुपए लौटा देंगे, तो हम कहते हैं वहां इंटरेस्ट। लेकिन 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट 1,70,000 में इशू हुआ और 2 लाख में वापस चला गया, इसलिए हम ये कहेंगे शुभम मौर्य गुड इवनिंग, तो हम कहेंगे इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो पहले कभी 7 डेज और 14 डेज के भी ट्रेजरी बिल हुआ करते थे, लेकिन वो लेटर ऑन 2006-07 के लमसम में बंद हो गए। और हमारे भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो सबसे पहली बार इशू किया गया था ये 1917 में, 1917 में इसको सबसे पहली बार इशू किया गया था। और याद रखना ये हमेशा इसमें इसका ऑक्शन होता है, मतलब ऑनलाइन इसको बेचा जाता है, ऑक्शन होता है, और ऑक्शन करता है सिर्फ आरबीआई ऑक्शन करता है, और वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स पर। और मैंने आपको ये बता दिया कोई भी इंडिविजुअल्स, ये इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन था क्योंकि पहले इंडिविजुअल्स वर नॉट अलाउड, 2020 से
2021 से ही इंडिविजुअल्स अलाउड हो गए। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ट्रस्ट हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब मान लो कोई भी कंपनी वगैरह हो गई, एंड कोई भी बैंक, ये अपना पैसा ट्रेजरी बिल पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, मतलब ये ट्रेजरी बिल परचेज कर सकती हैं। और डिनोमिनेशन याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,000 और इसके मल्टीपल्स में होता है। और हम कहते हैं कि ये जो ट्रेजरी बिल है ये एक तरीके का जीरो कूपन बॉन्ड है। इसलिए मैंने दीप्ति वहां पे आपसे कहा कि इसको हम हमेशा काविंद्र कोहली कह रहे सर आप इकोनॉमिक्स के हीरो हो। अरे यार थैंक यू भाई। तो ना इसलिए हम कहेंगे ब्याज पे नहीं, क्योंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड इसको कहते हैं एक तरीके से। इसको एक तरीके जीरो कूपन बॉन्ड तो नहीं कहेंगे, बॉन्ड वर्ड जब भी मेरे दिमाग में आता है मैं कभी बताऊंगा कि बॉन्ड और सिक्योरिटी में क्या अंतर है। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक तरीके का जीरो कूपन सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। तो जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब है इस पर नो इंटरेस्ट। देखो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट इकोनॉमी में, तो इसका मतलब जीरो कूपन, इसका मतलब नो इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट पर इशू नहीं हो रहा, ये डिस्काउंट पर इशू हो रहा है और बाद में एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो आप उसी को मान लो एक तरीके का इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन हमेशा ये जीरो कूपन कहलाता है। तो इस समय 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज का ट्रेजरी बिल है। लेकिन पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले 14 डेज का भी ट्रेजरी बिल हुआ करता था। तो पहले 14 डेज का भी ट्रेजरी बिल होता था, लेकिन आजकल हमारे भारत में जो 14 डेज का ट्रेजरी बिल है उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो है क्या कोई एक पर्सन भी दे सकता है? यस इंडिविजुअल। लुक लुक क्यूट गर्ल, मैंने कहा इंडिविजुअल। तो जल्दी से बताओ क्या ये पूरा का पूरा ट्रेजरी बिल का मामला दिमाग में एकदम सेट हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, है ना? तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया। चलो तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है आज का। हाँ तो इसका आंसर पहले निकालो यार, जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मनी मार्केट का है, इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू हो रहा है, एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड ऑन डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एंड होल्डर गेट्स द फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। क्या मैंने कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का नाम लिया? क्या कहीं भी ये कहा सेंट्रल बैंक? इसको तो इशू कौन करता है? आरबीआई। स्टेटमेंट गलत, तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2 दैट इज ए। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ट्रेजरी बिल के बारे में सब कुछ बता दिया, इतना सब कुछ मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान से इसको पढ़िए और बढ़िया तरीके से इसके आंसर तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें आरबीआई के बारे में स्टेटमेंट पता करना है, आरबीआई के बारे में, राइट? तो जरा ध्यान से देखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला द बैंक वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट देयर बैंकर। दोस्तों ये क्या करती है? केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए एक मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है और उनके बैंकर का काम करती है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बैंक का काम करती है। सेकंड स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट है मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो जो दोस्तों फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको मैनेज करती है। एंड चौथा है इशूज द एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। दोस्तों ये इशू भी करती है और एक्सचेंज भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है, क्या? जो कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैं जो सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं होते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम लोग पहले जरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। Here's a summary from your article library. फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहले मैं आरबीआई के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, एक हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और इस हिल्टन यंग कमीशन को ही रॉयल कमीशन कहा करते थे।
तो इस हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1926 में। जब ये हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट आई तो इसी के बाद 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ और इसी एक्ट के अंतर्गत ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड और आरबीआई की स्थापना हो गई। तो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ गुड स्टूडेंट। जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था तो उस समय जो आरबीआई था वो एक प्राइवेट एंटिटी था, मतलब एक तरीके की प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। और दूसरी बात, जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर वॉज एट कलकत्ता, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, राइट ना। अनमोलदीप 1949 बेटे। दोस्तों ये दो बातें याद रखना कि जब आरबीआई बना था तो एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे था और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, तो ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ इसका मतलब देन इट केम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 1935 से लेकर 1949 तक की जर्नी इसकी एक प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी के तौर पर थी, प्राइवेट बैंक के तौर पर थी। और दोस्तों जब ये 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन फाइनली 1937 में परमानेंटली अगर यहाँ आपको देखेगा नहीं, 1937 में परमानेंटली इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गया और आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। और दोस्तों आज आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है भैया वो कहते हैं मुंबई में है। बताओ दोस्तों, आनंद आया? तो ये है आरबीआई की छोटी सी कहानी कि 1926 हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा बनाई गई ऐसी तमाम बातें हैं। अब अगर हम लोग आरबीआई के मेन फंक्शंस पर बात करते हैं, आरबीआई के बारे में देखें कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। जो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, उसके तमाम सारे काम हैं। तो आइए एक एक करके हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और आरबीआई क्या क्या काम करता है उसको एनालिसिस करेंगे और उसको समझेंगे। तो अगर हम आरबीआई के फंक्शंस की बात करें, ये तो सबको समझ में आ गया, 37 मुंबई ओरिजिनली, ये सब आप समझ गए। तो आरबीआई के बहुत सारे काम हैं, आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अगर हम सबसे पहला अगर हम लोग आरबीआई के कभी मैं आरबीआई पढ़ाऊंगा तो आपको इसके डायरेक्टर्स, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं कहता हूं इसका जो फंक्शन है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। सबसे पहला फंक्शन इसका जो है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है, ज़रा ध्यान समझना, इन्फ्लेशन है, इन शॉर्ट जो भी हमारे देश में मनी सप्लाई का मेजरमेंट है, जो भी हमारे देश में मनी सप्लाई का मेजरमेंट करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो ये सारा का सारा काम कौन देखता है? आरबीआई ही देखता है। तो आरबीआई वर्क्स एज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरे देश में जो मनी का जो कंट्रोल है, मनी सप्लाई का नियंत्रण है, इन्फ्लेशन का नियंत्रण है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो दोस्तों ये सारा का सारा काम, वित्तीय स्थिरता है कि कब देश में कितना पैसा होगा, ज़्यादा कैसे होगा, कम ज़्यादा क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारा काम किसके अंडर में है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको अपन लोग बोलते हैं आरबीआई, राइट। तो आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई को मॉनेटरी फंक्शन के लिए जो मॉनेटरी फंक्शन है, इसके अलावा इस मॉनेटरी अथॉरिटी में ही एक और बात है। 2016 में आरबीआई का एक्ट 1934 अमेंड हुआ। ध्यान से समझना, मैंने पहले ही कहा दिस क्लास इज बेसिकली फॉर द यूपीएससी पैटर्न, तो आप लोगों को इतनी बातें पता होनी चाहिए कि 2016 में आरबीआई के एक्ट को अमेंड किया गया। और जब ये आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया तो इसमें 2016 में एक फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया कि हमारे इंडिया में जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पर ये काम करने लगा। और दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है ये एवरी 5 ईयर्स के लिए टारगेट किया जाता है। इस समय अगर हम बात करें 2021 से लेकर 2026 तक हमारे भारत में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो है 4% ±2%। इस समय हमारे देश में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, मतलब कि कितने % इन्फ्लेशन अचीव करना है, तो ये सब किसके अंडर में आ रहा है? आरबीआई के अंडर में ही आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इस आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB सेक्शन 45ZB के अंतर्गत एक 6 मेंबर्स की एक एमपीसी बनाई है गवर्नमेंट ने, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ वाज एडेड, बिल्कुल सही यूपीएससी हिमांशु। दोस्तों एक 6 सदस्यीय कमिटी बनाई है, 6 मेंबर कमिटी बनाई है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, इस मौद्रिक नीति समिति, अगर हम लोग बात करें ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, तो इस मौद्रिक नीति समिति में जो 6 मेंबर्स हैं, इसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो ये दोस्तों आरबीआई एक्ट को सेक्शन 45ZB ऐड किया गया और उसके अंदर एक एमपीसी बना दी गई है। तो सारा का सारा जो मॉनेटरी अथॉरिटी का काम है वो किसका है? एमपीसी का है। और ये काम भी कब हुआ दोस्तों एमपीसी बनाने का? 2016 में। तो 2016 में ये 2 काम हुए जिससे ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, जिससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ थोड़ी अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाया जा सके। तो अब सारा का सारा जो भी मॉनेटरी पॉलिसी हमारे इंडिया में, जो भी बैंक रेट है, जो भी रेपो रेट है, जो भी हमारे इंडिया में एमएसएफ है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट है, जो भी सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर है, ये सारे के सारे डिसीजंस पहले आरबीआई अकेला लिया करता था, लेकिन अब आरबीआई के अलावा दोस्तों 3 मेंबर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुड़ गए हैं और हर 2 महीने में। और दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पहले वो क्वार्टरली हुआ करती थी हमारे इंडिया में, मतलब साल में 4 बार, अब इसको क्वार्टरली से बाय मंथली कर दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग सीख रहे हैं, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आप लोगों में से कुछ और भूख रह जाएगी पढ़ने की। तो जब हम अगर किसी टॉपिक को उठाएंगे तो इतना पढ़ाएंगे कि दोस्तों उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, राइट। तो मरुद कह रहे हैं सर योर स्पेक्टिकल्स रिफ्लेक्ट व्हेन यू लुक एट अस बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर लाइटिंग सेटअप। तो नहीं, जो हम तुम्हारी ओर देखते हैं तो एक्चुअली क्या है कि मेरे सामने एक रिंग लाइट है ना, रिंग लाइट, तो ये लो ऐसे कर लेते हैं, मेरे सामने एक रिंग लाइट है एक्चुअली, तो ये लाइट तो ऐसी ही जलेगी, इसका कोई ऑप्शन होता नहीं है एक्चुअली यार। तो अब बताओ सही है? अब तो सही होगा भाई। चलो अब भी चमक रहा है यार थोड़ा थोड़ा ऊपर, अब इसको हटा ही देते हैं। लो बेटे, तुम लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमारी आंखों को समस्या हो जाए, चलेगा क्या? ये लो। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड, पहले आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो क्वार्टरली थी, अब ये क्वार्टरली से क्या हो गया? बाय मंथली हो गया है। हर 2 महीने में ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ये रिवाइज होती है। इसके अलावा अगर हम लोग, एक तो पहला फंक्शन हो गया, इसके अलावा अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई का काम है, आरबीआई का एक और काम है दोस्तों, दैट इज रेगुलेटर एंड सुपरविजन। आरबीआई का एक और काम है दैट इज रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों जितने भी हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंशियल नेटवर्क है, जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो बैंक हो, वो नॉन बैंक हो, सबको रेगुलेट करना, सबको दोस्तों नो सर प्लीज, कोई बात नहीं प्रियंका, तो इन सबको रेगुलेट करना, सारा काम सबको सुपरवाइज करना, ये किसके अंडर में आता है? आरबीआई, राइट। जैसे इसमें क्या क्या, अगर हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में बात करें तो इसमें हम कहेंगे जैसे इशूइंग लाइसेंस, अगर मान लो लाइसेंस देना है किसी भी बैंक के लिए। इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन करना है, ब्रांच एक्सपेंशन,
लाइसेंस देना है, ब्रांच एक्सपेंशन करना है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, राइट, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, जितने भी काम है दोस्तों बैंक्स के, सारा का सारा काम आरबीआई सभी बैंकों के पापा ही देखते हैं। या मान लो एमलगमेशन ऑफ बैंक, किसी बैंक को एक दूसरे बैंक में मिलाना है, मर्जर वगैरह करना है, तो एमलगमेशन ऑफ बैंक्स एटसेट्रा, तो ये सारा का सारा काम कौन करता है दोस्तों? आरबीआई देखता है। तो इसे हम कहते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, दैट इज रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारे देश का जो वित्तीय प्रणाली है, जो वित्तीय सिस्टम है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, तो इसको कौन देखता है दोस्तों? ये भी आरबीआई के अंडर में आता है। तो आई होप आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसके अलावा दोस्तों एक और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक और है कि आरबीआई का एक और ऑब्जेक्टिव है ये सुपरविजन करने के पीछे। अगर हम थोड़ा डेप्थ में बात करें तो सुपरविजन क्या है, क्यों करती है, रेगुलेट क्यों करती है? जिससे आरबीआई मेंटेन कर सके, जिससे मेंटेन कर सके पब्लिक कॉन्फिडेंस, जिससे आरबीआई पब्लिक के कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सके कि कभी भी बैंक हमारे साथ धोखा नहीं करेगी। अगर किसी बैंक ने हमारे साथ धोखा कर दिया तो इसके पापा बैठे हैं ऊपर, कनपट्टी सुझा देंगे इसकी। हमें लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए हैं। दोस्तों ये सारा का सारा काम लाइक नहीं दीप्ति, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिसीजन होता है, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, जिससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर बैंक लोगों का कॉन्फिडेंस रह सके, राइट। इसके अलावा जो भी डिपॉजिटर्स हैं, जितना भी लोगों का पैसा डिपॉजिट है, तो प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स अकाउंट। दोस्तों जो डिपॉजिटर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए इसके लिए आरबीआई की एक लाइक सब्सिडरी काम करती है, इसको हम बोलते हैं डीआईसीजीसी, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, दिस इज भरत कुंतल। ओके भरत, कैसे हो? गुड, थैंक यू सो मच। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड ही इज अ वेरी जीनियस टीचर ऑफ रीजनिंग हु इज मैसेजिंग मी, दैट्स वेरी ग्रेट भरत, नामा राशि हम दोनों। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स, तो डिपॉजिटर्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है? तो आरबीआई ने एक अपनी सब्सिडरी बना दी है, आरबीआई ने एक अपनी सब्सिडरी बना दी है जिसको हम कहते हैं डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और ये सारा का सारा काम कौन देखता है? आरबीआई देखता है, राइट। चलो, इसके अलावा एक और फंक्शन है आरबीआई का मेरे प्यारे दोस्तों, एक और फंक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजर ऑफ। अगर हम लोग बात करें तो मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो पूरे इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, पूरे इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, जितनी भी विदेशी मुद्राएं हैं, जैसे यूएस का डॉलर हो गया, यूरोप का यूरो हो गया, यूके का पाउंड स्टर्लिंग हो गया, जापान का येन हो गया, है ना, चाइना का रेनमिनबी या हम कह लें युआन हो गया, है ना। दोस्तों इन सारी की सारी कंट्री, जितने भी हमारे देश में, जितने भी हमारे देश में फॉरेन करेंसीज हैं, राइट, गॉड ब्लेस यू भरत। तो जितने भी हमारे देश में फॉरेन करेंसीज हैं, डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, इनको मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है। इन शॉर्ट, सो आरबीआई मैनेज द फॉरेक्स इन इंडिया। तो जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इसको मैनेज करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? जितना भी हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज है वो सारा का सारा आरबीआई देखता है। तो हमने पहला फंक्शन देखा कि आरबीआई वर्क्स एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। इसमें क्या क्या होता है ये हमने सब देखा। दूसरा फंक्शन हमने देखा कि आरबीआई बैंक्स को सुपरवाइज करने का काम करता है। तीसरा मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा आरबीआई और क्या करता है? तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो इशू ऑफ करेंसी। दोस्तों करेंसी में अगर बात करें, एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर ये कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये करेंसी जितनी भी भारत की है वो कौन इशू करेगा? आरबीआई। तो पूरे भारत में जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी लाइक जितना भी फॉरेन, जितना भी हमारा कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स हैं, तो सभी सिक्कों को छोड़कर और 1 रुपए के नोट को छोड़कर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों करेंसी ऑफ नोट्स में अगर हम लोग बात करें तो इनको इशू करना, इनको एक्सचेंज करना, है ना, इनको एक्सचेंज करना और इनको डिस्ट्रॉय करना। जैसे जो खराब नोट्स होते हैं, तो कभी मैं आपको खराब नोट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कभी डिटेल में बताऊंगा। तो एक होता है सॉइल्ड नोट, अभी इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसी में ज़्यादा घुस जाऊं। एक होता है सॉइल्ड नोट, एक होता है म्यूटिलेटेड नोट। अगर आप लोग थोड़ी रिसर्च कर सकें तो क्लास के बाद कर लेना, अभी आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। और एक होता है इम्परफेक्ट नोट। ये जो खराब नोट्स होते हैं, जो बेकार नोट होते हैं, वो ये 3 तरीके के होते हैं, सॉइल्ड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स और इम्परफेक्ट नोट्स। तो इन सबको डिस्ट्रॉय करना भी आरबीआई के अंडर में ही आता है, राइट। जिससे दोस्तों ये आरबीआई क्यों इशू करती है, आरबीआई को ये इशू करने के पीछे मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आरबीआई चाहता है टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट, है ना, सो एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मनी। दोस्तों जो मनी है, जो करेंसी नोट्स हैं, इसकी जो सप्लाई है नोट्स की, ये, और दोस्तों कॉइन्स की भी। ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बात सीख लो। भले ही हमारे भारत में जो कॉइन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करता है, लेकिन उनको सर्कुलेट करने का काम आरबीआई का ही है। तो हमारे भारत में 4 मिंटिंग प्रेसेस हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। तो इन चारों मिंटिंग प्रेसेस से कॉइन्स को उठाना और फिर बैंक्स के पास पहुंचाकर पूरे कंट्री में सर्कुलेट करना, ये आरबीआई के अंडर में ही आता है, राइट ना। डीपली इसका रीजन ये है कि सर यू हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ नोट्स इन अर्लियर क्लासेस, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं प्रियंका। तो दीप्ति, इसका रीजन ये है कि आरबीआई एक्ट 1934 में उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। चलो, इसके अलावा एक और मैं 5th फंक्शन की बात अगर करूं तो आरबीआई का एक और फंक्शन है, दैट इज डेवलपमेंट रोल। तो आरबीआई का एक और फंक्शन है, दैट इज डेवलपमेंटल रोल। दोस्तों डेवलपमेंटल रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं, जिसमें आरबीआई क्या करता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आरबीआई क्या कर रहा है, रूरल एरियाज़ में ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, कह रहा है सभी बैंक से, जब बैंक्स को लाइसेंस दे रहा है, तो इसमें बैंक्स को जब लाइसेंस दे रहा है आजकल, तो आरबीआई ने एक कंडीशन लगा दी बैंक्स के लाइसेंसिंग के समय कि लल्ला एटलीस्ट 25% ऑफ योर ब्रांचेस मस्ट बी इन रूरल एरियाज। देखो ये क्या है, डेवलपमेंटल रोल का काम कर रहा है। आरबीआई क्या करता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए प्रमोशन कर रहा है। जैसे अगर आपको बताएं तो अभी हमारे भारत में स्मॉल जो फाइनेंस बैंक खोली गई, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य ही यही है कि जो ये छोटी छोटी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो इसके अलावा जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं एंड जो फार्मर्स हैं, इनको फाइनेंशियल हेल्प दे सके, इनको वित्तीय सहायता दे सके। तो ये क्या है, आरबीआई का एक डेवलपमेंटल रोल है। डेवलपमेंटल रोल बहुत शानदार रोल करता है आरबीआई, डेवलपमेंटल रोल। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आरबीआई के फंक्शन की एक और बात करें तो आरबीआई एक और बहुत बड़ा फंक्शन आजकल निभा रहा है, एंड दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। तो ये आरबीआई का एक और फंक्शन है, राइट। तो लत तेरी ही लगी है, नशा सरेआम होगा, हर लम्हा जिंदगी का सिर्फ तेरे नाम होगा। वाह भाई वाह, सलमान खान का पार्ट 2 चल रहा है क्या, आकांक्षा छेत्री। तो लग रहा है कि आकांक्षा बहुत ज़्यादा गम में है किसी के। कोई बात नहीं आकांक्षा, तुम्हारे लिए हम एक बार और रीड कर देते हैं कि लत तेरी ही लगी है, नशा सरेआम होगा, हर लम्हा जिंदगी का सिर्फ तेरे नाम होगा। वाह भाई वाह, क्या बात करी। कॉइनेज एक्ट 2011 बिल्कुल सही है। तो कॉइनेज एक्ट 2011 में ये सब चीज़ें मेंशन है कि सभी सिक्के उसके अंदर आएंगे। में आ सकते हैं यूपीएससी में, मार्क्स भी में आ सकते हैं, आकांक्षा छेत्री। समझे नहीं मैं क्या पूछ रही हैं आप। चलो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जब आरबीआई क्या चाहता है कि जो सबसे पहले इसमें क्या करता है कि जो अनबैंक्ड एरियाज़ हैं, अनबैंक्ड एरियाज़, यहाँ पे बैंक अपनी ब्रांचेस खोलें,
दूसरा काम क्या करता है, जो हमारे देश के इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जो हमारे देश के इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इन लोगों को दोस्तों बैंक में अकाउंट खोले, ये लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े दोस्तों, इन्हें बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। इसीलिए आरबीआई ने क्या किया था कि एक नो फ्रिल्स अकाउंट स्टार्ट किया था। नो फ्रिल्स अकाउंट, इट वाज अ जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो जो जीरो बैलेंस अकाउंट था, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, बाद में आरबीआई ने क्या किया, इसी अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया इनटू द BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और बाद में इसी को कर दिया जनधन अकाउंट बना दिया। इसी अकाउंट को क्या बना दिया, जनधन अकाउंट बना दिया। राइट। ठुकरा के आकांक्षा का प्यार, अब उसका इंतकाम देखेंगे। वाह भाई वाह, सही चल रहा है बेटा। दोस्तों देखो, ये दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशम। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करें कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में बैंक की ब्रांच नहीं है, वहाँ पर बैंक की ब्रांच खोलना है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो आर्थिक रूप से यार पिछड़े लोग हैं, जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, या जो हम कहें कि हमारे देश के वल्नरेबल पीपल हैं, उन लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवाना, जिससे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा इंप्रूव कर सकें, जिससे उन्हें टाइमली जब उन्हें लोन की आवश्यकता हो तो लोन मिल सके। ऐसे तमाम काम करने के लिए दोस्तों आरबीआई ही काम करता है। बोलो समझ में आया? दोस्तों ये हो गए बहुत सारे आरबीआई के फंक्शंस, एंड आई होप आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आरबीआई के फंक्शन समझ गए होंगे। तो पहले मॉनेटरी अथॉरिटी की बात की, दूसरा रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इशू ऑफ करेंसी, एंड देन डेवलपमेंटल रोल, एंड लास्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये सारे हो गए आरबीआई के फंक्शंस। बताओ। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, और लेकिन आकांक्षा के लिए देखेगा। कमान। तो क्या समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब आ जाओ भैया जरा पॉइंट पर। तो आरबीआई की बात करें, द बैंक वॉज सेटअप बाय द हिल्टन यंग कमीशन। कौन दिक्कत नहीं भैया। परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ दी सेंटर स्टेट। अच्छा हाँ, इसमें दो फंक्शन और ऐड कर लो भाई। एक ऐड कर लो बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर टू द बैंक, मतलब आरबीआई इज बैंक ऑफ बैंक्स, ऐसे समझ लो, या इसको हम कहते हैं बैंकर्स बैंक। तो दोस्तों जितने भी हमारे हिंदुस्तान में बैंक हैं, तो सभी बैंकों की बैंक कौन है भाई? आरबीआई। तो सभी बैंकों की बैंक कौन है? आरबीआई। इसके अलावा एक और फंक्शन समझ लो कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की बैंक भी कौन है? तो इन दोनों की बैंक भी आरबीआई है। राइट। दोस्तों ये हो गए आरबीआई के कुछ और एडिशनल एड ऑन फंक्शंस। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बता ही दिया। इसको पहले बोला करते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, बाद में इसका नाम हो गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बोलो राधे राधे। नेक्स्ट है इशू एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय करेंसी। यस, ये भी बता दिया। तो इस सारे के सारे क्या हैं भैया? आरबीआई के फंक्शन हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्यूट गर्ल कह रही सर आप मेरे क्वेश्चन रीड नहीं करते। अरे भैया क्यूट गर्ल, ऐसा कैसे हो सकता? इतनी 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 गुस्ताखी मेरी? तो कहाँ पर है आपका क्वेश्चन? जीरो बैलेंस अकाउंट। बोलो बेटा, जीरो बैलेंस अकाउंट जो मैंने BSBDA बताया, जो उससे पहले मैंने वो रीफाइनेंस पॉलिसी क्या होता है। तो आयुषी कुमारी, रीफाइनेंस का मतलब होता है, देखो पूरा ज्ञान लूट लो तुम लोग। ये देखो बताया ना, जीरो बैलेंस अकाउंट ये है ना, नो फ्रिल्स, बाद में BSBDA जीरो बैलेंस हो गया, इसको कन्वर्ट, ये बना था लगभग 2005 में, और फिर 2012 में इसको BSBDA बोलने लगे, और फिर 2014 में इसको जनधन अकाउंट। ओ माय गॉड, सलमान खान कह रहा है सर कैटरीना ने मुझे धोखा दिया। ओ माय गॉड, अब क्या होगा बेटा तेरा सलमान? जरा ध्यान से देखना। तो
तू सच्ची वाला सलमान समझ रहा है क्या अपने आप को? देखो दोस्तों, एक और पॉइंट देखना जरा, एक और बढ़िया बात हम क्या करने जा रहे थे यार, तुम्हारे कैटरीना और सलमान के चक्कर में दिमाग से और चली गई। तो आई कैन अंडरस्टैंड, यस, लो जी प्रियंका। तो थोड़ा सा क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू विल नॉट बी हियर, ओके। चलो सब यूपीएससी क्लियर करना है बाय सलमान, यस। अब तो भैया इंतकाम देखेगी कौन। चलो भैया यार, तुम लोग ज़्यादा बातों में लग गए। सर जी इकोनॉमी के नोट्स कैसे बनाएं? अरे कैसे बनाएं क्या, हाँ, रीफाइनेंस पॉलिसी की बात कर रहा था मैं। देखो रीफाइनेंस क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझना। रीफाइनेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पैसा दिया नाबार्ड को, है ना, नाबार्ड को, और नाबार्ड ने वो पैसा दे दिया आरआरबीज को, और आरआरबीज ने दे दिया हमारे फार्मर भाई को, किसान को। तो नाबार्ड प्रोवाइड्स द रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस फैसिलिटी मतलब आरआरबी अगर अगर किसान भाई इनका पैसा नहीं लौटा पाए तो कोई बात नहीं, नाबार्ड आरआरबीज को और पैसा फाइनेंस कर देगा। दिस कॉल्ड रीफाइनेंस, पुनः फाइनेंस, राइट राइट। चलो भैया चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, कि यहीं पर खत्म करें क्या क्लास को, कि एक क्वेश्चन और कर लें, जल्दी बताओ आप लोग। अरे मनीष पूछ रहा नोट्स कैसे बनाएं, तो अनमोल दीप सिंह कह रहे हैं हाथों से बनाओ। अबे तुम लोग आपस में ही लगे रहते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटर, ये पढ़ लेना आप लोग इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसका और थोड़ा और ऑपरेशन हो ही जाए यार। तो क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखो पहले मैं आप लोगों को सीपीआई के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा और फिर हम लोग सीपीआई का आंसर निकालेंगे, राइट। देखो सरल भाषा में बता देते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं घुसते हैं इसके ना। और ये आज का हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं ना, आखिरी क्वेश्चन करते हैं ये आज का हम। देखो क्या है, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं हमारे कंट्री के, खुदरा कीमतें हैं। रिटेल प्राइसेस का मतलब वो प्राइस जो एक कंज्यूमर के लिए होता है। जैसे मैं बाजार गया, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 2 किलो चीनी दे दो यार। जब मैं 2 किलो चीनी मांगी और एक मैंने कहा भाई साहब एक काम करो यार, 3 क्विंटल उठा के रख दो मेरी गाड़ी में, तो एक तो मैंने 2 किलो ली और एक 3 क्विंटल ली, 2 किलो रिटेल प्राइस। तो जब अगर हमारी गवर्नमेंट देखे कि पहले पहले रिटेल प्राइसेस कंट्री में क्या थे और अब रिटेल प्राइसेस कंट्री में क्या है, और इन दोनों को कंपेयर कराए कि पहले प्राइसेस क्या थे और अब प्राइसेस क्या हैं, कितने परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है, कितने परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है। दिस चेंज इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सीपीआई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये मेजर करती है क्या, टू मेजर द चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में जो रिटेल प्राइसेस है वो कितना चेंज हुआ, उसे अपन लोग कहते हैं सीपीआई, और उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो दिस इज कॉल्ड सीपीआई। तो CPI measures the change in the retail price, the change in retail price over a period of time। और दोस्तों जब मैंने कहा ये रिटेल प्राइसेस को मेजर करती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में इस समय कितने टाइप्स का CPI काम कर रहा है। तो पहला है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो एक है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा है CPI रूरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स, एंड तीसरा है CPI
एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एंड चौथा है आजकल नया एक सीपीआई रूरल, एक और है सीपीआई कंबाइंड, और दोस्तों एक और है दैट इज सीपीआई, ओहो 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 ओहो, सीपीआई यहाँ पे लिखे हैं अर्बन, और एक और दैट इज सीपीआई कंबाइंड। जब हम कंबाइंड की बात करते हैं तो इसका मतलब है रूरल प्लस अर्बन। ज़रा ध्यान से देखिए भैया, तो एक सीपीआई जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, रूरल लेबरर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इनका जो भारत में मेजरमेंट है तो मेजरमेंट बाय लेबर ब्यूरो। हमारे इंडिया में जो लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका काम है हमारे इंडिया में सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रूरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का मेजरमेंट करना। और ये जो 3 टाइप्स के सीपीआई हैं, दे आर मेजर्ड बाय एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दे आर मेजर्ड बाय एनएसएसओ। ओ कम ऑन यार, क्या हो गया मुझे। दे आर मेजर्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दोस्तों एनएसओ। तो इसका मेजरमेंट एनएसओ करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीपीआई। तो हमारे हिंदुस्तान में जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक्चुअली ये मेज़र करता है कि हमारे देश में जो रूरल प्राइसेस हैं, जो हमारे देश में जो रिटेल प्राइसेस हैं, उनमें कितने % का चेंज हुआ। तो चूँकि हमारे हिंदुस्तान में जो सीपीआई है वो रूरल एरियाज़ के लिए अलग मेज़र कर रहा है और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग मेज़र कर रहा है। तो रूरल एरियाज़ में जो नंबर ऑफ आइटम्स जो फिक्स्ड हैं वो हैं दोस्तों 448 गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो आइटम्स फिक्स्ड हैं वो हैं दोस्तों 460 गुड्स एंड सर्विसेज। ज़रा समझने की कोशिश करना, समझ में ना आए ऐसा आज तक पिछले कई सालों में लाखों बच्चों ने पढ़ा नहीं हुआ, तो आप लोगों के साथ कैसा होगा बस सुनना। मैंने कहा सीपीआई मेज़र करता है कि पहले रिटेल प्राइसेस पूरे कंट्री में कितने थे, अब रिटेल प्राइसेस पूरे कंट्री में कितने हैं। तो पहले रिटेल प्राइसेस कितने थे, अब रिटेल प्राइसेस कितने हैं। यार इसको अगर जब मेज़र करेंगे तो क्या बहुत पॉसिबल लग रहा है। इसलिए इतनी सारी कमोडिटीज़ हैं यार, अगर इसी रूम में देखी जाएं, ये कैमरा, ये रिंग लाइट, ये जैकेट, ये मार्कर, ये स्पेक्स दोस्तों, ये लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप, कितने आइटम्स हैं दोस्तों इस पूरे रूम में। ऐसे ही पूरे देश में कितने सारे आइटम्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट मेजर कर ले पूरे देश में पहले रिटेल प्राइसेस, अब रिटेल प्राइसेस। और तो और दोस्तों सीपीआई इज मेजर्ड ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस पर ये मेजर होता है। भैया क्या हर महीने सरकार यही काम करती रहेगी, क्या इतना बहुत आसान है। इसलिए हमारी सरकार ने रूरल एरियाज में 448 आइटम्स की एक बास्केट बना रखी है और इन आइटम्स के प्राइसेस देखती है कि पहले कितने थे आज कितने हैं। और वहीं पर अर्बन एरियाज में 460 आइटम्स की बास्केट बना रखी है और देखती है पहले इन आइटम्स का प्राइस क्या था और आज इन आइटम्स का प्राइस क्या है। बताओ दोस्तों, आनंद आया कि नहीं आया। और इसके बेसिस पर यस ऑब्वियसली इट मेजर्स द चेंज इन द प्राइस। तो प्राइस मेजर चेंज को मेजर कर रही है, इसका मतलब इट मेजर्स द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी में क्या मेजर कर रही है, इन्फ्लेशन ही मेजर कर रहा है। बोलो जी यस। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सीपीआई, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड आई होप सो कि आप लोगों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई समझ में आ गया होगा। क्या बताओ, समझ में आ गया या नहीं आया। तो दिस कॉल्ड सीपीआई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और आप लोग बहुत अच्छे से ये सीपीआई का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बात और सीख लो, थोड़ी सी एडिशनल बात, कि सीपीआई का जो बेस ईयर है वो है 2012, पहले था 2010। मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट को देखना हो कि नवंबर 2021 में कितनी महंगाई है, तो हमारी सरकार देखेगी कि नवंबर 2012 में कितना प्राइस था एवरेज
और अब कितना हो गया, इन दोनों के बेसिस पर इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कर लेगी। तो इसे हम कहेंगे CPI। इसका एक दूसरा भाई और होता है जिसको बोलते हैं WPI, किसी और दिन WPI को डिकोड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, टिक 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 1 2 एंड 3। देखो, तो पहला है कि RBI यूजेस CPI कंबाइंड एज द सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यस, बहुत अच्छी बात। देखो, इतने टाइप्स के आपको CPI दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो सबसे मेन CPI है वो ये है, लिख लो दोस्तों। तो मेन जो CPI है वो है CPI कंबाइंड। तो मेन मेथड ऑन विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इन्फ्लेशन, जैसे करंटली अगर हम कहें तो इंडिया में 4.48% इन्फ्लेशन है। 4.48% इन्फ्लेशन है। तो ये 4.48% किसके बेसिस पर निकला? ये CPI कंबाइंड के बेसिस पर निकला। किसके बेसिस पर? CPI कंबाइंड के बेसिस पर निकला। बोलो दोस्तों, आनंद आया ना? तो अगर हम अपने देश में अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेन इंडेक्स है वो CPI कंबाइंड है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CPI इन्फ्लेशन हैज डिक्रीज्ड स्टेडली इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कह रहे हैं कि जो CPI इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ है, ना जी ना, इंक्रीज हुआ है। गलत स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट है पहला। तो CPI क्या है? इज द मेजर ऑफ द एग्जामाइन मेजर्स दैट एग्जामाइंस द weighted average of the price basket of consumer goods and services such as the transportation, food and medical care. It is calculated by taking price changes of each item. Changes in the CPI are used as price changes associated frequently. इससे पता चलता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसने CPI कंबाइंड को जो इन्फ्लेशन का पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया आपको एज पर द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। दोस्तों, डेटेड 20 अप्रैल 2015, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI इज प्राइस स्टेबिलिटी एंड टारगेट इज सेट फॉर इन्फ्लेशन। बताया भी आपको 2016 में ये चेंज हुआ। CPI मेन कंबाइंड, राइट। यहाँ से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बोले तो होगी मंडे को। तो कल आप प्रॉपर रेस्ट करिए, जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको पूरा समराइज करिए। तो अपना संडे का टाइम सिर्फ समराइजेशन के लिए रखिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरा पढ़ाने का तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, पूरा का पूरा लाइक हफ्ते भर पढ़ें, और हफ्ते भर पढ़ने के बाद जब आप जो संडे आता है ना, तो उसको दोस्तों आप संडे को रिवाइज करें पूरा, राइट। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, तो अनमोल दीप कह रहे हैं, सर यू आर रियली अ नाइस पर्सन, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच अनमोल दीप सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ चलो, कोई और आपके डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं, 2-4-5 मिनट। मारुत नंदन, थैंक्स फॉर सर्विस सर। ना यू शुड थैंक्स टू द अनअकैडमी। सो आई एम हेयर जस्ट फॉर अनअकैडमी बिकॉज इट इज पेइंग मी द पैसा। सो आई एम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग द पैसा। वेरी सिंपल बात है। कम ऑन, यस और नॉट। तो आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट लाइक ऐसे ही फिजूल में। बस ये है कि हाँ, बस हमें काम मिला है, हमारा कर्तव्य है आप लोगों को पढ़ाना। तो जब पढ़ाते हैं तो बड़े दिल से पढ़ाते हैं, बस यही है। और दिल से क्या, ये सोच के पढ़ाते हैं कि जब भी एक भी सेंटेंस में बोलूँ तो ये सोच के कि जो सामने वाला सुन रहा है वो मैं ही हूँ, और अगर कोई मेरे सामने ऐसा बोलेगा तो उसे कितना समझ में आएगा। तो ये मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी है बस पढ़ाने की। तो है ना, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़, राइट। चलो, तो हम लोग मिलेंगे मंडे 10 बजे इसी चैनल पर। जब तक आप अपना ख्याल रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर लें आप इस पूरे के पूरे संडे में। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।